तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और जो एनर्जी आपके पास पहले दिन की क्लास में थी, वही एनर्जी, वही जोश, वही जुनून और वही मोटिवेशन आपके पास लास्ट तक रहेगी, जब तक कि आप लोग अपने लाइफ में कोई सक्सेस नहीं पा लेते। आप लोग जो है लाइफ के उस पड़ाव पे खड़े हैं जहां से लाइफ स्टार्ट होने वाली। क्लास 8 तक की बात करें तो वो बचपना होता है, लेकिन क्लास 9 में जब बच्चा एंटर करता है तो थोड़ी थोड़ी मेच्योरिटी उसके अंदर आने लगती है। और जब 10th पास करेगा तो उसके अंदर आधी मेच्योरिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में सिर्फ 10th पास ही मांगता है कि आप अगर 10th पास हैं तो उसके लिए एलिजिबल है। दैट मीन्स कि वो एग्जाम ये मानता है कि बच्चे लगभग मेच्योर हो चुके हैं। तो आप वो मेच्योरिटी के एज में एंटर कर चुके हैं, जहां पे आप अपने बारे में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, वो सारी चीजें सोच सकते हैं। चीजों को रिलेट कर सकते हैं, अपने घर की कंडीशन को समझ सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं और फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आपका जो टाइम है वो फ्यूचर डिसाइडर टाइम होता है कि आप किस पाथ को चूज करते हैं, किधर की तरफ जाते हैं, कौन से डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, जिससे कि आपका लाइफ एक अच्छे मोड़ पे खड़ा हो। जब आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको ये लगे कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ किया है। देखिए, स्टार्टिंग कभी भी बहुत बड़ी नहीं होती है, बट फिनिश बड़ा होना चाहिए। अगर फिनिश जो एंड है वो बड़ा नहीं हुआ तो दिक्कत की बात होती है। तो आप बहुत ही पीछे रह जाते हैं अगर फिनिश बहुत बड़ा नहीं होता तो फिनिश को बड़ा बनाने के लिए आपको धीरे धीरे, डेली डेली, थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जिससे कि एक समय ऐसा आए कि आपके पास बल्क ऑफ नॉलेज हो और उस नॉलेज के हेल्प पे आप सक्सेस के उस दहलीज पे खड़े हो जहां पे सक्सेस भी आपको बुला रहा हो कि बेटा अब अंदर आ जाओ। तो कुछ इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे जिसका नाम होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भले ही क्लास 9th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लास 10th में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पे 6 मार्क्स ये बोर्ड में दे के जाएगा। तो ये जो क्लास 9th का कॉन्सेप्ट उठेगा, इसी क्लास 9th के कॉन्सेप्ट को ही उठा के हम क्लास 10th में क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो क्लास 9th का नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स उतना ही ज्यादा सिंपल हो जाए जैसे कि सूजी का हलवा बनाना होता है। सूजी का हलवा में क्या करना होता है? सूजी का हलवा डालो, पानी डालो, चीनी डालो, गैस ऑन करो, कटाक से सूजी का हलवा क्या हो गया, तैयार हो गया। तो सेम एज इट इज हमको अपने मैथ्स को भी बनाना है कि सूजी का हलवा टाइप हो जाए कि बस उठा के क्या कर लेना है, खा लेना है और मजा लेना है सूजी के हलवे का। तो चलिए कुछ उसी अंदाज में एक बार फिर से हमारे सारे बच्चों का हमारे चैनल एस पाठशाला पे स्वागत है। और आज की क्लास को हम लोग वापस से जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी सी चीजों को समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो एक मैथ्स का ब्रांच है। क्या है? तो आपने कोई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि क्या करता है, जो कि डील विथ कलेक्शन ऑफ डाटा। डील कह सकते हैं या फिर इसको सिंपल कहा जाए तो स्टडी कह सकते हैं। स्टडी द कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा के कलेक्शन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये जो डाटा होता है, डाटा जो है ये प्लूरल वर्ड है, याद रखिएगा। डाटा क्या होता है? प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड ऑफ डाटा। आपने भी ये है क्या, ये क्या है स्टैटिस्टिक्स? जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में मार्क्स, मान लीजिए क्लास में आपके पेपर हुआ, एग्जाम हुआ। तो मान लीजिए मैथ्स का एग्जाम हुआ, तो मैथ्स का जब एग्जाम हुआ तो सारे बच्चे, 50 बच्चे मान लीजिए आपके क्लास में, तो 50 बच्चे के कुछ मार्क्स आएंगे। तो एक टीचर आया और उसने मार्क्स पूछा, मैथ्स के टीचर ने आया, मार्क्स पूछा एक एक बच्चे को उठा के, सबने नंबर बताया। मान लीजिए 20 मार्क्स के पेपर थे, तो किसी को 14, किसी को 15, किसी को 12, किसी के 6, किसी के 19, किसी के 18, किसी के 5, किसी के 4, 3, 4, 3, 5, 14, 13, 15, 16, 17, 13, 3, 4, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरीके से करते करते उसने सारे 50 बच्चों का नंबर पूछ लिया। अब प्रिंसिपल ने उसको बुलाया, किसको? मैथ्स के टीचर को, और उनसे पूछा कि बताइए भैया, जो आपके क्लास में पेपर हुआ था उसमें मार्क्स कितने आए? तो क्या कहेंगे कि भैया 50 बच्चे थे तो 50 बच्चे के नंबर है 50, 50 बच्चे के नंबर है 19, 18, 17, 13, 13, 13, 17, 18, 13, 13, 12, 11, 3, 4, 3, 2, 1, 7, 7, 7,
8 10 12 13 12 13 12 13 14 14 17 18 19 20। तो इसके बाद क्या बोलेगा टीचर? अरे भैया भैया भाई रुको, प्रिंसिपल क्या बोलेगा? रुको भैया, क्या बोल रहे हैं भैया, ये कैसे बता रहे हैं आप? कुछ भैया अरेंज करके बताइए या हमको दिखाइए, ऐसे कैसे हमको समझ में आएगा? 50 बच्चों को हम रट के थोड़ा ना रखेंगे। तो 50 बच्चे थे तो मान लीजिए थोड़ा सा एक बात पॉसिबल भी हुआ कि 50 बच्चों को उन्होंने याद करके सुना दिया, लेकिन यही 50 की जगह अगर 500 बच्चे हो गए तो आपने कहा तब तो महाभारत है, तब तो हम नंबरें पूछना छोड़ देंगे, छोड़ो जितना पाए पाए छोड़ दो उसको। तो इस महाभारत से बचने के लिए हमने किसको लाया? हमने लाया मैथ्स के ब्रांच को, जिसका नाम कहा गया स्टैटिस्टिक्स। क्या कहा गया? स्टैटिस्टिक्स। ये जो प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक्स आया और उसने क्या कहा कि जो डाटा है उसको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो अब इनको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, और अरेंज करके फिर इनके बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, जिससे कि चीजें क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो आपने कहा कि भैया जब डाटा आया हमारे पास तो इसको हम क्या करेंगे? तो इसको हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए हमारे पास दो मेथड आया, एक आया अनग्रुप्ड फॉर्म, एक आया अनग्रुप्ड फॉर्म, और दूसरा क्या आया? ग्रुप्ड फॉर्म। अब ये अनग्रुप्ड फॉर्म या ग्रुप्ड फॉर्म क्या होता है उसको समझिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने थे? 50 बच्चे थे, और 50 बच्चे का टीचर ने मार्क्स पूछा। तो टीचर ने मार्क्स पूछा तो अनग्रुप्ड में क्या होगा? तो आपने 17 13 14 4 6 17 17 18 19 11 10 12 12 8 7 6 5 10 12 14। इस तरीके से हमने क्या कर लिया? 50 बच्चे का मार्क्स लिख लिया। क्या कर लिए? 50 बच्चों का मार्क्स लिख लिया। तो आपने कभी, ये तो उसी तरीके से है जैसे कि हमने ओरल बोला उसी को हमने नोट डाउन कर लिया। एकदम बिल्कुल सही जवाब। जैसे ओरल हमने बोला उसी तरीके से नोट डाउन कर लिया, इसी को हम क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड फॉर्म। अब इस अनग्रुप्ड फॉर्म को हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे? तो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर या तो असेंडिंग ऑर्डर। अब बात को समझिए, ये जो डाटा है, ये जो हमने डाटा को अनग्रुप्ड या ग्रुप में किया, ये डाटा जो है दो टाइप का होगा, एक होगा रॉ डाटा और एक होगा सेकेंडरी डाटा। आपने कहा रॉ डाटा क्या होगा? तो जो मैथ्स का टीचर क्लास के अंदर आया और हर एक बच्चों का नंबर पूछा, क्लास के अंदर आया और हर एक बच्चों का नंबर पूछा, उसको कहते हैं रॉ डाटा। जैसे कि मैं जो कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं उसको क्या कहेंगे? रॉ डाटा। जैसे कि मान लीजिए आपको सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने के लिए आपको सब्जी चाहिए, तो आपने मार्केट से सब्जी खरीदा, तो जो सब्जी खरीदा, कच्चा आलू, कच्चा टमाटर, कच्चा प्याज, वो हमारा क्या है? रॉ मटेरियल होता है। अब जब आप सब्जी बना देंगे तो सब्जी बनने के बाद जब कटोरी में उसको डालेंगे, ठीक है, रस्से के साथ, नमक वमक मसाले के साथ, और जब उसको खाएंगे तो जो खा रहे हैं आप सब्जी, वो हमारा क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्ट, जो आप डाटा कलेक्ट किए। और अब उस डाटा को कौन पढ़ रहा है? तो आपका प्रिंसिपल पढ़ रहा है। तो उस जो प्रिंसिपल पढ़ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा। या फिर जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर का जो डाटा है वो किसी और ने कलेक्ट किया है, तो जिसने कलेक्ट किया उसके लिए वो रॉ मटेरियल था, रॉ डाटा था। अब आप उसका कलेक्शन को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, मैगजीन को पढ़ रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा है? इसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। तो जब ये अनग्रुप्ड फॉर्म में आया तो आपने कहा कि भैया अगर हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे तब तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसको थोड़ा सा टेबल वबल बना के लिखा जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जो टेबल हम बना के लिखते हैं उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ रहा है, टेबल भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो वर्ड है फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में नहीं पता है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। कोई भी ऑब्जर्वेशन कितने बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, वही उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। जैसे यहां पे कहें तो आपने कहा कि भैया अगर हम बात करें 17 की, 17 कितने बार आया? एक बार, दो, तीन, और कहीं पे नहीं आया तो 3 बार। तो 17 कितने बार आया? 3 बार। तो 17 है हमारा क्या? डाटा मतलब ऑब्जर्वेशन या आउटकम। और ये रिपीट कितने बार कर रहा है? 3 बार। तो 3 बार क्या हो जाएगी? ये इसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे कोई और नंबर है तो आपने कोई 14 को लेते हैं तो 14 कितने बार आया है? तो देखिए यहाँ पे एक बार आया है और कहीं पे भी आया है, तो यहाँ पे एक बार और आया है। तो 14 कितने बार आया है? तो आपने कोई 2 टाइम्स आया है। उसी तरीके से अगर हम 12 की बात करें तो 12 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। तो 12 कितने बार आ गया? 3 बार आ गया। तो 12, 14, 17 ये क्या है? हमारे ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे क्या है? आउटकम्स हैं।
और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कितने बार अपने आप को रिपीट करेगा, जैसे 3 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये बात आपको समझ में? आपने तो भैया अगर हम इस डेटा की बात करें तो यहाँ पे एक सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी जिसको हम कहेंगे मिनिमम, क्या कहेंगे, मिनिमम, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी जिसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम। अगर इस डेटा में कहें तो आपने कही जो 4 है, 4 ये सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 19, तो मिनिमम क्या हो जाएगा 4 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 19। अब अगर हम बात करें रेंज की तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम में से मिनिमम को क्या कर दीजिए, माइनस, दैट इज 19 में से क्या कर दीजिए 4 को माइनस, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, रेंज क्या होता है, तो मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कपड़ा खरीदना है, तो आपने कहा कि भैया जो सबसे सस्ता मैं कपड़ा खरीदूंगा 500 रुपये का खरीद लूंगा, मान लीजिए शर्ट कोई खरीदना है तो आपने कहा भैया 500 का मैं शर्ट खरीद लूंगा सबसे सस्ते दाम। मैक्सिमम, जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाले पूछते हैं कि भैया आपका रेंज क्या है, रेंज क्या है, तो आप कहते हैं भैया वही 1000 से 2000 के बीच का कोई दिखा दो, तो 1000 से लेके 2000 के बीच का, तो 1000 क्या है, मिनिमम है, और 2000 क्या है, मैक्सिमम है। तो इनके बीच का जो गैप है, इसके गैप को ही हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, कि आपका भैया इतना क्षमता है कि हम यहाँ तक के कपड़े को ले सकते हैं। आपने कहा ठीक है भैया, अनग्रुप्ड भी समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, रेंज समझ में आ गया, और इसको जो लिखते हैं उस तरीके से भी समझ में आ गया। लेकिन जब ये 50 थे तब तो मान लीजिए थोड़ा सा लिखना आसान था, लेकिन जब 500 हो गए तो अनग्रुप्ड फॉर्म में इतने को 500 बार कौन लिखेगा, या फिर 500 बार है, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर था, तो 1 से लेकर 100 नंबर, तो 1 से लेकर 100 नंबर तक के बच्चे नंबर पाए होंगे, तो 1 से 100 मतलब 100 टाइम्स इसमें ऑब्जर्वेशन लिखना होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी। भैया ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इस लंबे को आसान बनाने के लिए हमने किसको लाया, ग्रुप्ड फॉर्म को लाया। किसको लाया, ग्रुप्ड फॉर्म में। अब ग्रुप्ड फॉर्म में जो नंबर्स होंगे उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपने नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 10 से, पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मान लीजिए 50 नंबर का कोई पेपर, तो आपने कोई 50 तक लिख लिया। ये जो आपने इंटरवल के फॉर्म में या ग्रुप फॉर्म में लिखा है, इसको कहते हैं क्लास या फिर क्लास इंटरवल। ये जो हमने डाटा को ग्रुप्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द ग्रुप्ड फॉर्म इज नोन एज क्लास या क्लास इंटरवल। इसी को क्लास ये क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल कहेंगे। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब कि 0 से 10 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, कि 0 से लेकर 10 नंबर तक जो बच्चे पा रहे हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे। भैया आपने ये 10 है, 10 यहाँ पे भी है, तो 10 जो नंबर पाएगा वो किस में लिखेंगे, तो जो 10 नंबर पाया होगा वो इसमें लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे। सेम एज इट इज, जो 20 नंबर पाया होगा वो इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। 30 नंबर पाने वाले बच्चे इसमें नहीं, इसमें लिखेंगे। दैट मीन्स कि जो लोअर लिमिट होता है वो उसमें इंक्लूड होता है, बट अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है, वहां तक के जो नंबर्स होते हैं, क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पे भी होता है। आपने कहा ठीक है भैया, फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब इसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल में अगर बात करें तो आपने कहा कि भैया यहाँ पर 2 चीज लिखा है, एक लिखा है 30 और एक क्या लिखा है 40। ये जो 30 होता है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, क्या कहते हैं इसको, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। और ये जो 40 लिखा है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। और 30 को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। अब इन दोनों की जो बीच का गैप होता है, 40 से 30 का जो गैप होता है, तो आपने 40 से 30 का गैप कितने का है, 10 का है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लास साइज। क्या कहते हैं, क्लास साइज, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज नोन एज क्लास साइज, कि उस क्लास की साइज क्या है या उस क्लास की हाइट क्या है, ये आपको इससे पता चल जाता है। लोअर लिमिट अपर लिमिट समझ में आ गया, क्लास इंटरवल समझ में आ गया। अब एक चीज सीखना होता है जिसको हम कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क जो होता है, क्लास मार्क, जिसको कि हम xi से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, तो ये हमारा होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। क्लास का मिड पॉइंट, जैसे 0 से 10 अगर है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो आपने कहा 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 से 20 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 20 से 30 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 25। आपने कहा 30 से 40, तो मिड पॉइंट 5 फाइंड करने का तरीका क्या है, तो आपने कहा अपर लिमिट को ऐड करो, लोअर लिमिट को ऐड करो, 2 से डिवाइड, तो 40 प्लस 30 70, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ये जो है हमारा, ये हमारी क्या हो जाएगी, तो ये हमारा क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क जो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था स्टैटिस्टिक्स में, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपने समझ ली। अब डाटा को हम पिक्टोरियल फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने मेथड है, 3 मेथड, और इन तीनों मेथड को समझेंगे थोड़ा सा। पहला मेथड जो है बार ग्राफ है, जिसको आपने अर्लियर क्लासेस में भी क्या किया है, पढ़ा है। दूसरा जो मेथड है उसको कहते हैं हिस्टोग्राम, ये भी आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो एक होता है बार ग्राफ, दूसरा क्या होता है, हिस्टोग्राम। और जो थर्ड मेथड है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या चीजें होती हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। बार ग्राफ में क्या होता है, जो डाटा होता है उसको रेक्टेंगुलर बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने कहा रेक्टेंगुलर बार से। तो डाटा जो होता है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर बार। क्या होता है, रेक्टेंगुलर बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे जो लेंथ होगी इसकी रेक्टेंगल की, वो हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो जो लेंथ होगी रेक्टेंगल की, मतलब जो बार की लेंथ होगी वो हमारा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। और जो ब्रेथ होगा, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है फॉर ऑल। सभी के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, सभी के लिए कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें, क्या करें हिस्टोग्राम की, तो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगुलर बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट इसमें डिफरेंट क्या होता है कि जो लेंथ होती है वो तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। जो लेंथ है हमारी वो फ्रीक्वेंसी को तो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो ब्रेथ है वो कांस्टेंट ना होके क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, क्लास इंटरवल। दैट मीन्स हिस्टोग्राम जो है वो हमारा ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने में यूज किया जाता है। किसको रिप्रेजेंट करने में, ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने में हम किसका यूज करते हैं, हिस्टोग्राम का। तो ये एक रेक्टेंगुलर बार होता है जहां पे लेंथ जो है फ्रीक्वेंसी को और ब्रेथ जो है सीआई को। दैट मीन्स कि यहाँ पे ब्रेथ कांस्टेंट नहीं होता। अगर क्लास इंटरवल डिफरेंट होगा तो ब्रेथ भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक और क्या चीज होती है कि जो बार्स बनती है उनके बीच में गैप होते हैं। क्या होते हैं, गैप होते हैं। मतलब पहला बार बना, फिर दूसरे बार के बीच में थोड़ा सा गैप, फिर तीसरे बार के बीच में उतना ही गैप, चौथे बार के बीच में भी उतना ही गैप। लेकिन ये हिस्टोग्राम में क्या होता है, कोई भी गैप नहीं होता है बिटवीन बार, नो गैप बिटवीन बार्स। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ग्रुप्ड फॉर्म में हमने पढ़ा, तो ग्रुप्ड फॉर्म में जो सीआई होता है, क्लास इंटरवल होता है, वो 0 से 10, अब जहां पे एंड हुआ वहीं से स्टार्ट होता है। 0 से 10 तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो जहां पे एंड हो रहा है पहला वाला, दूसरा वाला वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो जहां पे एंड होगा वहीं से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स कि कोई भी गैप नहीं होगा। जैसे कि उसी तरीके से कि जो आपका पहला कमरा खत्म होता है, दूसरा कमरा वहीं से स्टार्ट होता है। तो पहले कमरा और दूसरे कमरे के बीच में एक जो वॉल होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। वो जो कॉमन वॉल है वो इस वाले रूम के लिए भी है और उस वाले रूम के लिए भी है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है हिस्टोग्राम में। अब ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है वो क्या होता है समझिएगा। ये जो होता है, आपने कोई पॉलीगन है, दैट मीन्स कि एक क्लोज्ड फिगर बनेगा। एक क्लोज्ड फिगर, वो भी किससे, साइड से। अब ये साइड से आती कहां है, तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं। किसका, मिड पॉइंट ऑफ बार ऑफ हिस्टोग्राम। जो हिस्टोग्राम हमारा बना उसके बार का जो मिड पॉइंट होता है उसको लेते हैं। उनको क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने पे सारा पार्ट तो मिल जाता है, लेकिन जीरो कैसे मिलेगा, तो जो हमारा पार्ट इंटरवल दिया, मान लीजिए हमारा इंटरवल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो आपने ये इंटरवल दिया है, तो आपने ये जो 0 से 10 है ये तो दिया ही नहीं था। तो इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0। 40 तक दिया तो 40 से 50 तो दिया ही नहीं था, तो इसका इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो आपने कहा 0। तो इन दोनों इंटरवल को भी ले लेते हैं। दैट मीन्स कि मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम तो ज्वाइन नहीं करते हैं, साथ ही साथ प्रीसीडिंग क्लास को और सक्सीडिंग क्लास के फ्रीक्वेंसी को 0 मान के हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, प्रीसीडिंग क्लास एंड सक्सीडिंग क्लास के मिड पॉइंट को भी हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब ज्वाइन कर लेंगे तो एक क्या बन जाएगा, क्लोज्ड पॉलीगन बन जाता है। क्या बनता है, क्लोज्ड फिगर, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से
हिस्टोग्राम के बार, बार मतलब क्या है, तो ये लेंथ होती है, जो लेंथ है, लेंथ किस पर डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, बनाते हैं इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी फिगर के फॉर्मेशन को हम दिखाएंगे कि इसका फिगर का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद हम मूव करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी पे, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मॉड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट में भी लिखें कि मजा आया या समझ में आया कि नहीं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।